खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे वाराणसी से, जहां लक्सा थाना अध्यक्ष अनिल साहू के निलंबन के आदेश हो गए हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई में नपे हैं लक्सा के थाना अध्यक्ष अनिल साहू। इस वक्त की ये बड़ी खबर, सूरज तिवारी बने हैं नए लक्सा प्रभारी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने लक्सा थाने पर प्रदर्शन किया था। थाना अध्यक्ष अनिल साहू पर बदसलूकी का आरोप लगाया था और इसी के चलते ये कार्रवाई उन पर हुई है। लक्सा थाना अध्यक्ष अनिल साहू के निलंबन के आदेश हो गए हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई के चलते नप गए हैं लक्सा थाना अध्यक्ष और अब सूरज तिवारी को जिम्मा दिया गया है। सूरज तिवारी बने हैं लक्सा के नए प्रभारी। बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने लक्सा थाने पर प्रदर्शन किया था और इस दौरान थाना अध्यक्ष अनिल साहू पर बदसलूकी का आरोप लगाया गया। उस दौरान की तस्वीरें देख रहे हैं जब कार्यकर्ता पहुंचे थे थाने पर प्रदर्शन करने और उस दौरान ये बदसलूकी के आरोप भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगाए। थाना अध्यक्ष अनिल साहू पर बदसलूकी करने का आरोप लगा, जिसके चलते ये कार्रवाई अब उन पर की गई है। उस दौरान की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचे थे थाने के बाहर प्रदर्शन करने के लिए। उस दौरान थाना अध्यक्ष अनिल साहू वहां मौजूद थे और इन कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की गई, ये कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया। मांग की गई इस मामले में कार्रवाई की और वाराणसी से इस वक्त की यही बड़ी खबर है कि लक्सा थाना अध्यक्ष अनिल साहू के निलंबन के आदेश हो चुके हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई के चलते उन पर ये गाजगिरी है। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। मैनपुरी में बहू डिंपल यादव के पक्ष में चाचा शिवपाल यादव ने नुक्कड़ सभाएं कर वोटों की अपील की है। इस दौरान शिवपाल यादव ने मैनपुरी उपचुनाव को प्रतिष्ठा का चुनाव बताया और भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य को हराने का आह्वान किया। शिवपाल यादव ने यहां विनायकपुर में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर धोखा देने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि अगर अखिलेश उनका सहयोग लेते तो 2022 में मुख्यमंत्री बनते। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत धोखेबाज हैं, बहुत धोखेबाज। बताइए 17 में ये आ नहीं सकते तो उत्तर प्रदेश 17 में नहीं आ सकते थे, वो तो धोखा हुआ है। उन्होंने हमारा फायदा उठाया, 19 में भी हमारा फायदा उठाया। आगे हमारा फायदा नहीं ले पाए, 22 में भी नहीं ले पाए, 22 में भी नहीं ले पाए। 22 में भी बहुत अच्छा समय था, लेकिन हमारा फायदा अगर सहयोग लेते तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती, मुख्यमंत्री होते, मुख्यमंत्री होते तो आज किसानों को, गरीबों को और नौजवानों को और महिलाओं को कोई परेशानी नहीं होती। तो एक तरफ चाचा शिवपाल यादव मैनपुरी के उपचुनाव में पूरे जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं, वहीं मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव के प्रचार में पार्टी की ओर से न बुलाए जाने पर सपा विधायक पल्लवी पटेल ने नाराजगी जाहिर की है। पल्लवी पटेल ने तंज कसते हुए कहा है कि मुझे तो प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। पार्टी नेतृत्व मैनपुरी उपचुनाव में मेरी भूमिका तय करे। उम्मीद है कि उचित समय पर पार्टी नेतृत्व कोई फैसला लेगा। जाऊंगी या नहीं जाऊंगी ये मेरी ज़रूर वहाँ पर निर्भर करता है कि मेरी रिक्वायरमेंट है कि नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं वहाँ पर एक प्रतीक्षा सूची में हूँ और जहाँ पर जिस प्रकार भी मेरे नेतृत्व मुझे और मेरे संगठन की पार्टी मुझे इस्तेमाल करना चाहे कि मैं 100% अपना दूंगी। और भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन ये मेरी इच्छा है, मेरी दिल की इच्छा है कि जहाँ जहाँ पर भी उपचुनाव हो रहे हैं वह भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से लाखों की लाखों संख्या से पीछे, वोटों की संख्या में पीछे होकर के हारे। मैनपुरी के बाद अब बात रामपुर की करते हैं। रामपुर उपचुनाव में अब्दुल्ला आजम ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब्दुल्ला आजम ने एबीपी गंगा संवाददाता उबैदुर रहमान से खास बातचीत की है, सुनिए। मेरे ख्याल से कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके के चुनाव आयोग की परिकल्पना की है, अगर चुनाव आयोग वैसा होता तो रामपुर उपचुनाव भी समाजवादी पार्टी ही जीतती। तो आप ये कह रहे हैं कि इस बार मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैंने आपसे कहा ना, जिस तरीके के चुनाव आयोग की परिकल्पना सुप्रीम कोर्ट ने कल की है, अगर उसकी सुप्रीम कोर्ट की इच्छा या उसके आदेशों का पालन हो जाता या वैसा ही होता तो वो चुनाव समाजवादी पार्टी ही जीतती। और ये बात आप भी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते। वो चुनाव कैसे जीता गया था
कि 1200 के पोलिंग बूथ पर 9 वोट पड़े थे। और आप अगर दिखाएं तो मैं वीडियो आपको अभी अपने फ़ोन में दिखा दे रहा हूँ। दिखाइए, थोड़ा दिखाइए। क्योंकि अगर जिस तरीके की परिकल्पना की है, अगर ऐसा ही चुनाव होने लगे, क्योंकि मुझे याद है कि जब 2016-17 जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो एक कंप्लेंट पर एसपी और डीएम आचार संहिता में बदल जाते थे, लेकिन पिछले करीबन 4-5 सालों से एक साहब, एक अधिकारी हैं जो यहाँ 6 चुनाव करा चुके हैं। तो इस बार का जो उपचुनाव चल रहा है इसमें तो कोई दिक्कत या शिकायत नहीं है आप लोगों को? ये तो जब वोट वाले दिन, क्योंकि आज भी जिस तरीके का फ्लैग मार्च हुआ, 4 बच्चों को उठाकर ले गए, एक परिवार में महिलाओं के साथ मारपीट हुई, महिलाओं के साथ आज अच्छा, एक परिवार में और घुस गए और ये कहा कि अगर 5 तारीख को निकलोगे तो फाड़ देंगे बीच से। अच्छा, ये किसने कहा? पुलिस। क्यों? तो आप बताएंगे। पुलिस प्रशासन का काम है, वो मतदान कराता है। 5 तारीख को वोटिंग है यहाँ पे, तो वो तो कहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आए मतदान करें। रामपुर में पुलिस प्रशासन का काम मतदान कराना नहीं है, लोगों को मतदान से रोकना है। तो आपके साथी फसाद खान शानू चले गए आपको छोड़ के। तू छोड़ रहा है इसमें तेरी खता क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। ये फसाद खान शानू के लिए, लेकिन मुन्ना नहीं, मशकूर किसी तो के लिए पार्टी, नहीं है। मुन्ना मशकूर पार्टी में रह करके विरोध कर रहे हैं आपके प्रत्याशी का। वो कह रहे हैं कि पिछली बार भी उनके प्रत्याशी बना दिया, इस बार भी बना दिया। मशकूर साहब बड़े हैं हमारे, वो शायद भूल गए कि प्रधानी और बीडीसी हारने के बाद भी उन्हें समाजवादी पार्टी ने ज़िला पंचायत का उम्मीदवार बनाया और वो जीते। और उसी समाजवादी पार्टी ने जब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सरकार आ रही है, उस वक्त में उन्हें एमएलसी का टिकट दिया जो वो हार गए। तो इस बगावत को कैसे काबू करेंगे आप इस चुनाव के दौरान, जो मुन्ना मशकूर जैसे लोग नाराज़ हैं? मैं कह रहा हूँ ना, आप 10 ओबी वैन लेके आ जाइएगा, लोगों का वोट पड़ जाने दीजिएगा, फिर पता चल जाएगा कि लोग अपने घरों के भी वोट रोक पाए या नहीं रोक पाए। कई आरोप यहां अब्दुल्ला आजम ने लगाए हैं पुलिस प्रशासन पर। चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। बहरहाल रामपुर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने चुनाव संचालन समिति की बैठक ली और रामपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार को लेकर मंथन भी किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि 2 दिसंबर को सीएम योगी रामपुर आ रहे हैं, वहीं 28 नवंबर को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रामपुर पहुंचेंगे। दोनों ही कार्यक्रमों को लेकर भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया। साथ ही रामपुर, खतौली और मैनपुरी उपचुनाव में जीत का दावा भी किया। प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, सर जो चुनाव संचालन समिति की बैठक ली है, क्या तैयारी है और किस योजना पर चुनाव प्रचार चल रहा है? नहीं, हम लोगों ने हमारा कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है, हम अपना काम बांटकर अपना चुनाव लड़ने का काम करते हैं। तो हमने पूरे जिन लोग जो काम हमने बांट के अपने कार्यकर्ताओं दिए उनसे बातचीत की है। मुख्यतः 28 तारीख का माननीय उप मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, उसकी सफलता के लिए हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी का 2 तारीख को 2 दिसंबर को कार्यक्रम है और 5 तारीख को मतदान दिवस की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है। और निश्चित रूप से जो हमारे कार्यकर्ताओं ने सबने मेहनत की है और हमारे नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास है, तो निश्चित रूप से इस बार इतिहास बदलने वाला है और भाजपा लंबे अंतर से रामपुर विधानसभा जीतेगी। खतौली और मैनपुरी चुनाव को लेकर के किस तरह की रणनीति बनाई है? हमने कहा पूरी तैयारी हमारी है और हम अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत, संपर्क और काम बांटकर चुनाव लड़ते हैं, तो पूरी तैयारी वहाँ भी हमने 5 तारीख तक पूरी तैयारी पार्टी ने की है और हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में जा रहे हैं और हमारा जनता से संपर्क संवाद लगातार बना हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे, माननीय उप मुख्यमंत्री जाएंगे, सब लोग जाएंगे और पूरे रिपोर्ट कार्ड के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे। हाल ही में अल्पसंख्यक पसमानदा सम्मेलन हुआ था रामपुर में, अब क्योंकि मुस्लिम बहुलक इलाका है तो यहाँ पर किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है? भाजपा को क्या उम्मीद है? क्या लोकसभा में इस बार अभी पीछे देखा, लोकसभा में भाजपा ने बड़ी जीत प्राप्त की और सबका सहयोग इसमें रहा है, सबका योगदान रहा है। ऐसे ही जैसे लोकसभा में रामपुर के लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है, विधानसभा के उपचुनाव में भी भाजपा बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है।
उधर रामपुर में भाजपा ने खिचड़ी पंचायत का आयोजन किया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। रामपुर के ककरब्बा गांव में खिचड़ी पंचायत का आयोजन हुआ था, जिसमें मुख्तार अब्बास नकवी ने बिना नाम लिए आजम खान पर तीखा हमला बोला। इस खिचड़ी पंचायत के दौरान मुख्तार अब्बास नकवी, राज्य मंत्री बलदेव सिंह समेत भाजपा नेताओं ने गन्ने का स्वाद भी चखा, जिसके बाद खिचड़ी भोज में भी शामिल हुए। तस्वीरें आपके सामने, जहां खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया था और इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री से लेकर तमाम बड़े नेता भाजपा के इसमें पहुंचे। रामपुर विधानसभा उपचुनाव में अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए यूपी भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बासित अली मुस्लिम इलाकों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बासित अली का दावा है कि रामपुर उपचुनाव में भाजपा का कमल खिलेगा। आजम खान जिस प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं, उन्हें जनता वोट नहीं देगी। बासित अली की सभा में शामिल मुस्लिम महिलाओं ने महिला सुरक्षा, शिक्षा और सरकार की योजनाओं की तारीफ की। बासित अली साहब, ये बताइए, रामपुर मुस्लिम बहुलक इलाका कहलाता है, आपने पहले पसमानदा सम्मेलन किया और अब जो आप चुनाव प्रचार जिस तरह से कर रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के घर जा कर के मीटिंगें कर रहे हैं, किस तरह का रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है रामपुर में? असल में मोदी जी और योगी जी ने जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ एक राजनीति की नई परिभाषा बनाई कि उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर बाहुबलियों में खलबली है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो धन बल के आधार पर राजनीति करते थे, उनको जनता ने घर में घुसाने का काम योगी जी के माध्यम से किया है। आज कोई माफिया ज़मीन नहीं कब्जा सकता, कोई आज फसाद करने वाला फसाद नहीं कर सकता, कोई किसी लड़की को नहीं छेड़ सकता। और आजम खान के गढ़ में, जिसको तथाकथित गढ़ कहा गया, उसको गढ़ के अंदर दफनाने का काम और उनकी इस 45 साल की सियासत को एक लाभार्थी वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके आज यहाँ कमल खिलाने का और योगी जी और मोदी जी में आस्था जताने का काम करेगा। आजम खान इस सीट से 10 बार विधायक रहे हैं, 45 साल का उनका राजनीतिक अनुभव है इस सीट पर, तो कहीं ना कहीं एक चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी के सामने रहेगी आजम खान को लेकर। अब आजम खान को जब कोर्ट ही अयोग्य करार दे चुका है, तो मैं समझता हूं कि जिसके लिए वो वोट मांग रहे हैं, जनता को उसे वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का और कोर्ट का आदेश देश के हर नागरिक पर लागू होता है। तो कहीं ना कहीं वो गलत आदमी के लिए वोट मांगेगा। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। मायावती ने आरोप लगाया है कि बढ़ती महंगाई पर सरकार खामोश है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि देश में व्याप्त गरीबी और पिछड़ेपन के लाचार जीवन में महंगाई की मार और बेरोजगारी से त्रस्त मेहनतकश लोग हर दिन आटा, दाल, चावल व नमक, तेल आदि के महंगे दाम को लेकर सरकार को कोसते रहते हैं, लेकिन वो इसका जवाब देने और उपाय ढूंढने की बजाय ज्यादातर खामोश बने रहते हैं। ऐसा क्यों? लेकिन अब आटा का दाम भी एक साल में काफी महंगा होकर 37 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाने से लोगों में बेचैनी, हताशा और निराशा है। तो ऐसे में सरकार को अपनी निश्चिंतता और लापरवाही त्याग कर इसके समाधान में गंभीर उपाय में जी जान से जुट जाना चाहिए और समय की सबसे बड़ी मांग यही है। ये मायावती ने ट्वीट कर निशाना साधा। वहीं मायावती के इस ट्वीट पर भाजपा की ओर से भी पलटवार आ चुका है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बहन जी कुछ ना कुछ हमला बोलती रहती हैं और हम लोग देखते रहते हैं। वहीं भाजपा के इस नेता ने क्या कुछ और कहा, आपको सुनवाते हैं। बहन जी कुछ ना कुछ हमला रोज बोलती हैं, हम लोग हमला देखते रहते हैं। बहन जी कुछ ना कुछ हमला रोज बोलती हैं, हम लोग हमला देखते रहते हैं। बहन जी कुछ ना कुछ हमला रोज बोलती हैं, हम लोग हमला देखते रहते हैं। बहन जी तभी बोलती है जब कोई चुनाव आता है, लग रहा है कोई चुनाव है। दूसरी बात, बहन जी ये भूल गई जब हम 80 करोड़ लोगों को अन्न दे रहे थे कोरोना संक्रमण काल में, तब बहन जी चुप थी। जब हम वैक्सीनेशन फ्री करा रहे थे तब बहन जी चुप थी। अब बहन जी की चुप्पी सिर्फ इसलिए टूटी है कि लग रहा है कोई चुनाव आने वाला है। ये चुनाव को ध्यान में रख के बहन जी बोलती हैं और काम करने वाली हमारी सरकार है, किसानों की सरकार है, अंतिम आदमी की सरकार है। मायावती के इन आरोपों का जवाब दिया है डिप्टी सीएम और भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने। अब देखना होगा कि
आगे इसका क्या कोई पलटवार बसपा की तरफ से भी आता है या नहीं। कल अयोध्या के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रामायण मेले का शुभारंभ वे करेंगे। सुबह 11 बजे अयोध्या के विकास को लेकर करेंगे एक समीक्षा बैठक। दोपहर 1:30 बजे प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सीएम शामिल होंगे। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। इसके बाद दोपहर 3:15 बजे राम कथा पार्क में रामायण मेले का उद्घाटन किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो उनका घर है, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री। रामायण मेला उनका, उनके गुरु श्री अवैधनाथ जी भी रामायण मेला का उद्घाटन कर चुके हैं एक बार, तो वो आ रहे हैं। अच्छी बात है। मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुखिया है, अगुआ है। हम उनको स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सभी कुछ रामायण मेला के लिए वो अपना विशेष योगदान दें। उधर प्रधानमंत्री ने काशी विद्यापीठ ब्लॉक का गांव कुरकुआ और सेवापुरी ब्लॉक के पूरे गांव को गोद लिया है, जिनके दिन अब बहुरने वाले हैं। दरअसल इन गांवों की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। बात करें कुरकुआ गांव की तो यहाँ आबादी 2000 के करीब है। सुविधाओं पर गौर करें तो गांव में अस्पताल नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़क पक्की नहीं है, जल निकासी की समस्या है, इलाज हो या फिर बैंकिंग की सुविधा अमरा बाईपास 5 से 7 किलोमीटर दूर जाना होता है। लेकिन वहां भी सुविधाएं मिलने की उम्मीद है, क्योंकि पीएम ने जब जयापुर गांव को गोद लिया तब जयापुर भी असुविधा झेल रहा था, लेकिन गोद लिए जाने के बाद जयापुर की तस्वीर भी बदल गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष की कार्य योजना में सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 2 गांव को अडॉप्ट किया, जो एक पूरे सेवापुरी में और कुरहुआ काशी विद्यापीठ ब्लॉक में 2 गांव ये अडॉप्ट किए गए हैं। और इसका उद्देश्य यही रहेगा कि इन गांव में जो भी संपूर्ण योजनाएं भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, इससे इन गाँव को सैचुरेट किया जाए और गाँव में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उन्हें पूर्ण कराया जाए। इससे पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6 ग्राम पंचायतों को सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंदर अडॉप्ट किया था और उसके अंतर्गत जो भी कार्य कराए गए हैं वो उससे गांव में सभी लोगों को लाभान्वित किया गया है। काशी के 2 गांवों की तस्वीर अब और भी बदलने वाली है। प्रधानमंत्री ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत काशी विद्यापीठ के कुरहुआ और सेवापुरी ब्लॉक के पूरे गांव को गोद लिया है और अब इन गांवों की तस्वीर बदलने वाली है। गांव में अब उत्सव का माहौल है और लोगों को उम्मीद है कि जिस तरह से जयापुर का विकास हुआ था उसी तरह से हमारे गांव का भी विकास होता नजर आएगा। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और अब एक बड़ी खबर लखनऊ से आपको देते हैं। रॉयल एकेडमी स्कूल में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। मारपीट में अंश तिवारी नाम के छात्र की मौत की खबर है। विभूतिखंड थाना क्षेत्र में है ये रॉयल एकेडमी स्कूल, जहां 2 गुट छात्रों के आपस में भिड़ गए और मारपीट में अंश तिवारी नाम के एक छात्र की जान चली गई है। ये बड़ी खबर लखनऊ से। रॉयल एकेडमी स्कूल के छात्रों में झगड़ा हुआ। विभूतिखंड थाना क्षेत्र में है ये रॉयल एकेडमी स्कूल। और अब एक अहम जानकारी गोरखपुर से, जहां बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान को 1.5 साल की सजा हुई। एमपी एमएलए कोर्ट ने 2008 के मामले में ये सजा सुनाई है। कमलेश पासवान को निजी मुश्किल पर छोड़ा गया है। सजा के खिलाफ कमलेश पासवान अब सक्षम कोर्ट में अपील करेंगे। और चलिए इसी के साथ 10 का दस्तावेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।